अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ रूहेदा की 28 एपिसोड। तो बहुत ही मज़े की और यमी सी एपिसोड है, धमाकेदार है, बहुत कुछ होने वाला है। तो धड़कने दिल की संभाल लीजिए। दोनों कपल्स के सीन हैं बहुत ही मज़े के और क्यूट प्यारे, हॉट भी कह सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ बिना टाइम ज़ाय किए। एपिसोड 28, नावल रूहेदा बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। कबीर और मिराज को इतना अंदाजा तो हो गया था कि वो दो पकड़े जा चुके हैं और उनका खेल खत्म हो गया है, मगर फिर भी अपने मौकिफ पर हमाइल के सामने डटे रहे कि वो इस हमले के बारे कुछ नहीं जानते। मगर फिर जब नूह बेसमेंट में आया तो इन दो के चेहरों का डर नूह और हमाइल दोनों ने महसूस किया। डॉक्टर अदा, ये किस किस्म की गुंडागर्दी है? अब दोनों वरियाम हॉस्पिटल के सीनियर्स के साथ ऐसा घिनौना बर्ताव कैसे कर सकते हैं? बोले। रू को थका हुआ तो सबने ही फील किया, पर जिस तरह वो शर्ट की बाजुओं से कफलिंग्स निकाल कर ब्राउन पुरानी सी मेज पर रखे आसीने चढ़ाकर करीब आ रहा था, इन दोनों बंदे डॉक्टर्स की आंखों में खौफ भी बदतरीज बढ़ता गया। नू ने इन दो की तमाम मशकूक हरकतों के बाद कुछ छानबीन करवाई थी, जिससे ये साफ आया था कि जिस वक्त वो हमला हुआ दोनों हॉस्पिटल से कुछ देर पहले इकट्ठे आगे पीछे ही बाहर निकले थे, और सीनियर्स को भी तो अपने रुतबे का ख्याल रखना चाहिए था। चलें बताएं, मेन प्रॉब्लम क्या थी? किस चीज से जलन और हसद हुआ? कौन सा कीड़ा काटा? नू दोनों के सामने आकर रुका था, चेहरे पर संगलार चट्टानों सी सख्ती थी। वो इन दो पर किसी किस्म के रहम के मूड में न था, क्योंकि बात अब बहुत बढ़ चुकी थी। गार्ड मरा था और वरियाम में काम करता हर फर्द एक फैमिली था, लिहाजा इस गार्ड की इस नागहानी मौत का बदला लेना भी सब पर आयद था। अमाइल भी वही कुर्सी घसीटे बैठा कि ये सब देखना काफी मजेदार था। ऐसा कुछ भी नहीं, हम इस हमले में मुलविस नहीं, ना किसी धमकी देने में। अब की बार मिराज साहब बड़बड़ाए जो कह बैठे, इस पर अमाइल के साथ नू भी मुस्कुराया, जबकि कबीर के चेहरे की रंगत फक हुई। उप्स, पर मैंने तो धमकी का जिक्र भी नहीं किया। नू के सवाल पर इन दो डॉक्टर्स की हवा टाइट हुई, और इससे पहले वो मजीद चूं चा करते, नू ने एक हाथ से दोनों की मजबूत गर्दन हाथों के शिकंजे में ली। ये मजाक नहीं चल रहा, किसी की मौत हुई है, जान गई है, इसलिए सब कुछ बक दो, वरना तुम दो को इसी बेसमेंट में मारकर गाड़ दिया जाएगा। इस इस बार पूरे बेसमेंट एरिया में नू की कड़कती आवाज गूंजी। तुम हो हमारा मसला, हमारा सारा क्रेडिट खाने वाले सांप। इससे पहले नू मजीद कुछ पूछता, कबीर नफरत से घराया, जबकि मिराज ने इसे आंखों की कोत से बहुत रोकना चाहा। नू ने सामने वाले को काटती स्माइल देते, कबीर की तरफ देखते, दोनों बाजू उसकी कुर्सी की आर्म्स पर रखते, कबीर की आंखों की नफरत मुलाहिजा की। कैसा क्रेडिट? यहाँ हम सबकी अलग डिपार्टमेंट हैं। आप अपने डिपार्टमेंट के किंग हैं कबीर साहब, और मैं अपने। फिर मैंने आपका क्रेडिट कैसे खाया? कहीं मेरे इंस्टा अकाउंट के मिलियन में फॉलोअर्स की बात तो नहीं कर रहे आप, या मेरे रेसिंग दुनिया की मकबूलियत की? नू का चीर फाड़ डालता अंदाज ऐसा था कि कबीर की सांस तक कांप रही थी, जबकि अमाइल इम्प्रेस हुआ कि नू को ऐसा गुंडा टाइप इसने कभी ना सोचा था। तुमने हमें वरियाम हॉस्पिटल में कोई मुकाम पाने ही नहीं दिया, सबकी जुबान पर बस तुम होते हो, हालांकि हर स्टाफ मेंबर अपनी जगह अपना बेस्ट दे रहा है वहाँ। वरियाम हॉस्पिटल की जो साख है, इसमें हम सबका हिस्सा है, पर दिखाई बस तुम्हारी कंट्रीब्यूशन देती है। तुम ही यहाँ के ओनर लगते हो, हालांकि हमारी तरह एक वर्कर हो। इस हॉस्पिटल को हमने भी अपना लहू दिया है, लेकिन जब भी वरियाम हॉस्पिटल का नाम आता है सबको तुम ही याद आते हो, एक कूल स्पोर्टिव ऑनकोलॉजिस्ट सर्जन जो कम हैसियत लोगों को इलाज की रकम भी फराहम करता है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नू को उम्मीद ना थी कि उसके अच्छे कामों से भी कोई इतना जल सकता है। इसे तो लगता था दुश्मन सिर्फ बुराई फैलाने वालों से होते हैं। मसला मुझसे था तो पर्सनल ही रखते कबीर, लेकिन तुम दो ने अपनी नफरत के भेंट एक बेगुनाह आदमी को चढ़ाया, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी। इस पर तुम दो की जान सरासर शिकंजे में फंसने वाली है। कुछ देर तक पुलिस आकर तुम दो को अरेस्ट करेगी, और मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम जैसों की जमानत सिरे से ममनू कर दी जाए। और हाँ, तुम दो ही हो या इस लश्कर में और भी मनहूस शामिल हैं? उन्होंने इस बार दोनों को सर के बालों से दबोचते पूछा, पर दोनों की जुबानें गंग हो चुकी थी।
पर आंखें नफरत उगलने से बाज नहीं आ रही थी। भाई छोड़े इस गलाजत के ढेर को, पुलिस खुद सच उगलवा लेगी। नू का गुस्सा बढ़ता देखे माइल ने करीब आते नू को पुरसुकून करने की कोशिश की। हर आधे घंटे तक पुलिस आ चुकी थी। वो लोग इन्हें बेसमेंट से ही पकड़ने आए, मगर जब इन दो के हाथ खोले गए तभी कबीर ने टेबल के किनारे पड़े स्क्रू ड्राइवर को उठाकर नू के अंदर खोपा, पर नू के बरवक मजाहमत से वो पूरा अंदर जा न सका। लेकिन खून का फवारा जरूर फूट गया, जिस पर माइल ने जाते जाते भी कबीर का जबड़ा हिला दिया। खैर पुलिस इन दो को लेकर निकल चुकी थी, जबकि नू का पूरा चेहरा इस भयानक दर्द से सफेद पड़ा, जिस तरह वो स्किन फाड़ कर अंदर तहें चीरता गुस्सा था। डॉक्टर मावो को शुबा था कि कहीं किडनी इफेक्ट ना हुई हो। तभी बर वक्त उसके जख्म का जायजा लिया गया। खून बहुत ज्यादा बह गया था, मगर जख्म की गहराई जैसी सबको लगी वैसी न थी। स्क्रू ड्राइवर के पुराने और इतना शार्प ना होने की वजह से वो ज्यादा डीप हद तक नहीं उतर सका था, लेकिन फिर भी जख्म की गहराई मारने वाले की कुव्वत और नफरत का सबूत दे रही थी। ठीक है, आप मानिया को उसके डैड की तरफ से पिक करने और डिनर के लिए माइल को जाना था, पर वो नू के लिए फिक्रमंद था, जिसकी मरहम पट्टी हो रही थी। जल्द की अंदरूनी तरफ 4 स्टिचेस लगे थे, साथ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट फराम की गई थी, जबकि जख्म को कवर करके खून की रोकथाम मुमकिन बना ली गई थी। पर नू को जो दर्द था वो बहुत शदीद था। बचत हो गई, वरना नामा तो इन दो को छोड़ती ना। तुमने कहा था ना कि बहुत पोजेसिव है। इस वक्त भी नूह को बस नामा याद आ रही थी। अमाइल हफीफ से शरारत लिए हंसा। वो तो है, मैं मानिया के डैड की तरफ निकल रहा हूँ, नामा को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आखिर देख ले आपको। और सुने, कर जाकर रेस्ट करें, 2 दिन काम मैं देख लूंगा, इन्फेक्शन हुआ तो काम खराब हो सकता है। अमाइल की ताकीदें जनाब ने मुस्कुराकर सुनी, जबकि अमाइल के जाते ही नूह ने नामा को मैसेज भेजा, अपना ज़रूरी सामान विला छोड़ाओ, अगर चाहिए तो अब से तुम वहीं रहोगी, वैसे वहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ मौजूद है। नामा इसी वक्त घर पहुंची थी। बाबा के पास ही बैठी थी, जो उसकी उदासी की कब से वजह पूछ रहे थे। नामा के फोन पर आया अनूप का मैसेज पढ़े मुस्कुराए तो नामा ने हफा नजरों से बाबा की स्माइल देखी। क्या आपको पता था बाबा की उनकी पहले भी शादी हुई थी? नामा के सवाल पर फिरोज सुल्तान इससे दुगने शौक हुए। नहीं, मैं नहीं जानता इस बारे में। वो और दुखी हुई। हाँ, ये बताते तो आप कौन सा मेरा हाथ देते उनके हाथ में। और हंसी हुई तो फिरोज साहब ने इसे खुद से शफकत और मोहब्बत के संग लिपटा लिया। गलत? ये भी तो हो सकता है इसने जरूरी ना समझा हो, किसी पुराने ताल्लुक या वास्ते को डिस्कस करना। वैसे भी तुम दो एक दूसरे से हाल से मुस्तकबिल के लिए जुड़े हो। माजी में क्या हुआ यह अहम नहीं मेरा बच्चा। वो नामा के बाल सहलाते से नरमी से समझाने लगे, पर वो बहुत ज्यादा रूठी हुई थी। मैं फ्रेश होकर विला जा रही हूँ, अपना कुछ सामान छोड़ना है उधर, फिर नो को पिक करके वापस घर। आप अकेला फील करें तो कॉल मी बाबा। वो अफसरदगी से बोली तो फिर उसने उसका माथा चूमा, पर अभी नामा को करार आना मुश्किल था। उसके साथ रह और ये मामला डिस्कस करके हल कर मेरा बच्चा। बाकी मैं अकेला क्यों फील करूं, मेरे पास मेरा यार है, मेरी बेटी की मोहब्बत है। बस एक बात, नू की उस सौतेली माँ से बचकर रह, वो मुझे कुछ गलत वाइब्स देती है। नामा ने जल्दी से परेशान होकर बाबा के चेहरे को देखा। पर आप कब मिले उनसे? फिरोज कैसे भूल गए कि वो बदहवासी में भी भरपूर होश रखती है। लहजा बर वो घबराए कि अब क्या बात बनाए। आज आई थी मानिया से मिलने, पर वो थी नहीं तो अजीब ही बातें थी उसकी। मगरूर कहीं की। दुकान विला में उसके सिवा बाकी दोनों फर्द तेरे हमदर्द हैं, बाबा की ये बात याद रखना। बर वक्त फिरोज साहब ने मामला संभाला और नामा बहल भी गई, और यकीन भी दिलाया कि वो ऐसा ही करेगी, खासकर जिस तरीके से उसने नूह की शादी का बताया। उसके बाद नामा के दिल में भी दिशा के लिए अच्छे जज्बात का रूप बदल सा गया था। ठीक है बाबा, मैं निकलती हूँ फिर, अब बहुत ख्याल रखिएगा अपना। वो बाबा का माथा प्यार से चूमे बोली तो फिरोज साहब ने जितनी दुआएं आती सब नामा के गिर्द हिसार दी। नामा ने नहाकर बाल ड्राई करके स्ट्रेट किए, पिंक टॉप और वाइट हाई वेस्ट पैंट के साथ वाइट हील्स ही पहनी, जिसके साथ इसने इयररिंग्स मैच किए, जबकि उसकी लूज जर्सी भी वाइट थी। नामा ने अपना कुछ सामान जो कि एक छोटे से बैग में था पैक किया और विला निकली। वो यही दुआ करती आई कि दिशा से उसका सामना ना हो, मगर रोल्स रॉयस रुकने पर दिशा को खबर हुई, और जब नामा अपने और नोह के रूम की तरफ जा रही थी तभी दिशा ने उसका रास्ता रोका। नामा, बात कर सकते हैं? नामा ने जबड़े से कस लेते अकब से उनकी आवाज बर्दाश्त की और स्पॉट सी पलटी। जी कहिए मिसेस मिकाइल, उस सर्द महरी से बोली।
देखो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उन्होंने तुमसे शादी के बारे में डिस्कस नहीं किया। मैं तो एक रैंडम बात कर दी। तुम्हारी जो जा तुम्हारी जो जाते हुए हालत थी वो मुझे गिल्टी कर गई। मे भी वो तुम्हें अपने साबका सीक्रेट्स में शामिल ना करना चाहता हो, तभी छुपा ली बात। दिशा ने अपनी पोजीशन बहुत चालाकी से क्लियर करनी चाहिए, पर सामने इसी की बेटी थी जो चाल रोकनी भी जानती थी और चलनी भी। आपका कोई कसूर नहीं, सब उनका कसूर है। ये सब उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन मैं अहम होती तब ना। आपने तो मेरा भला ही चाहा था, सो मैं आपसे नाराज नहीं। नामा सामने वाले की साइकी समझते इसी तरह लहजा बदल गई जैसे दिशा उम्मीद कर रही थी। और नामा की बरहमी देखे दिशा को यकीन आ गया कि वो इन दो के बीच फूट डालने में पहले ही बार में कामयाब हो गई। बिल्कुल मेरी जान, अगर तुम इससे नाराज हो तो यहाँ क्यों आई? मेरा मतलब सामान लेकर ऐसे उसके साथ रहोगी तो उससे शय मिलेगी ना। दिशा का अंदरून मतलब नामा अच्छे से समझ रही थी, और ये भी कि नामा के यहाँ रहने से उनको तकलीफ क्यों है। मैं कौन सा उनकी बाहों में बैठने आ रही हूँ या उनको सर पर बिठाने? इसका पूरा बदला सहेंगे। चैन सुकून गारत कर दूंगी उनका, और ये करने के लिए मुझे साथ रहना होगा। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत कैसे की आखिर? नामा के गुस्से और तड़प को सच्चा माने दिशा के दिल को जो ठंडक मिली वो नामा को दिखाई दी। और तभी नामा ने सोच लिया था कि अपने और नू के ताल्लुक को कैसे इस शर्ंगेज औरत से बचाना है। ये चीज मेरी जान, खुद को अकेला मत समझना। एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा साथ देने को हर वक्त मौजूद हूँ। दिशा का लाड मक्खन नामा को इस औरत से कराहत सी फील करवाने लगा। वो जबरन सी स्माइल देते जीने चढ़ गई तो दिशा हबासत से मुस्कुराई। अरे वाह, ये तो मेरी सोच से ज्यादा बेवकूफ निकली। दिशा ने कहकहा लगाते वहां से कदम हटा लिए, जबकि नामा ने रूम में पहुंचकर अपना गुस्सा और तकलीफ एक साथ जब्त की। फिर बैग से कुछ कपड़े निकाल कर वार्डरोब में सेट किए। अपना मेकअप और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी इसने नो के ड्रेसिंग मेज पर सजाए। तभी नामा की नजर अपनी रेड लिपस्टिक पर गई तो एक हल्की सी हल्की उतारने का तरीका दिमाग में आया। दुनिया की कोई ताकत मुझे आपसे बदगुमान नहीं कर सकती सिवाय आपके। आखिर मुझसे छुपाया क्यों? सजा मिलेगी इसकी आपको। नामा ने वार्डरोब की तरफ कदम बढ़ाया और वहां हैंग न्यू की वाइट समेत जितने हल्के कलर्स वाली शर्ट्स थी सब निकाल कर लाते उन्हें मैट्रेस पर फैलाया। वो लगभग 8 नई निकोर टी शर्ट्स थी। 10 मिनट गुजरे कि नामा ने सारी शर्ट्स पर लिपस्टिक मार्क्स जगह जगह लगाए। कॉलर, कफ्स, बॉटम, यहाँ तक के बैग पर भी 3-3 मार्क्स। और ये करने के बाद नामा की आंखें अपनी हरकत पर मुस्कुराई। हफ्की दिल से मिट सी गई। वो सब ब्रांडेड शर्ट्स थी, और जो लिपस्टिक नामा ने यूज की वो थी भी लॉन्ग लास्टिंग। और ये मार्क्स इन शर्ट्स से उतरने नहीं वाले थे। अब थोड़ा सुकून मिला। नामा ने वो सारी शर्ट उठाकर वापस हैंग की, और तभी रूम डोर पर दस्तक हुई। यस, कम इन। नामा ने मसरूफ से अंदाज में कहा तो मेल मुलाजिम किसी ब्लैक कलर की गिफ्ट रैप को लिए अंदर आने की इजाजत चाहता था। नामा मैम, ये नूसर का पार्सल आया है विंगम वालों की तरफ से, कहाँ रखूं? नामा ने पलट कर देखते ड्रेसिंग में इसकी तरफ इशारा किया, जिस पर मुलाजिम ने वो पार्सल बैग वहां रखा और वैसे ही रूम से निकल गया। नामा ने उसकी तरफ देखा पर पास जाकर जायजा लेने की कोई कोशिश ना करती अपना काम समेटने लगी। वार्डरोब बंद किए नामा ने अपना फोन और चाबियां उठाई और रूम से बाहर निकलकर इसे लॉक कर दिया। और दोनों चाबियां भी दरवाजे से निकाल ली, क्योंकि इसे नूह की अमानत की फिक्र थी कि इधर उधर ना हो जाए। नामा पोस्ट तक पहुंची ही कि अमाइल की कॉल पर डोर खोलते रुकी, जिस पर अमाइल ने सिनोह के यकीनन जख्मी होने का बताया कि वो बहुत परेशान होकर काफी उजलत में गाड़ी भगा ले गई। डैडी, आपके फ्रेंड थे वो मिस्टर नाइल? ऑफिस से वो शाम तक घर आ गई थी, पर जहांगीर ने उसे और अमाइल को डिनर के लिए रोक लिया था। तो मानिया ने आज के लिए दोस्तों को एक्सक्यूज किया क्योंकि वो डैड के साथ खुद भी टाइम गुजारना चाहती थी। इस वक्त वो उनके साथ चेस खेल रही थी। मानिया के सवाल पर जहांगीर ने अपनी चाल चलते गहरी नजरें मानिया पर जमाई। फ्रेंड तो बहुत छोटा लफ्ज है। उसने अगर मुझे सपोर्ट ना किया होता तो मेरी दिवालिया कंपनी कभी वापस ना आती। आज मैं जो मार्केटिंग की दुनिया में वापस आ रहा हूँ तो बड़ा क्रेडिट नाइल को जाता है। बाबा की खुशी भरी वजाहत पर मानिया की लबों पर धीमी मुस्कान चली आई। वाह, मतलब बेस्ट फ्रेंड हुए? मानिया ने भी अपना प्यादा चलाते मजीद पूछा। हाँ, कह सकते हैं। वो मुस्कुराए। तो क्या मैरिड हैं वो? मानिया के सवाल अब जरा जनाब को जरा मशकूक कर गए कि ये इतनी पूछ कुछ क्यों कर रहा है उनका भोला सा बच्चा। हाँ, मैरिड है पर बे औलाद है। वो इस बार मानिया के चेहरे को फोकस करते बोले।
मानिया ने अफसुर्दा होते सामने से उठकर उनके साथ ही बैठते पहली बाजू में सिमट कर जहांगीर अलाउद्दीन को मोहब्बत से देखा, जिन्होंने प्यार से उसका माथा चूम लिया। उनकी लाडली बेटी बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। बे औलाद क्यों? उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया? इस बार वो हंस दिए। जो बात तुम्हें परेशान करी है वही पूछ लो ना मेरा बच्चा। बहुत ट्रीटमेंट करवाया बट शायद उसका नसीब मेरी तरह हसीन नहीं कि तुम जैसी औलाद मिलती। बताओ क्या बात है? नाइल अच्छा नहीं लगा? वो थोड़ा फ्री से मिजाज का है। वो मानिया की फिक्र भांप गए। मानिया ने नजरें सी ज़ेरे की। नहीं ऐसी बात नहीं डैडी, बस मुझे अच्छा नहीं लगा आपसे उनका इतना फ्री होना। वो असल बात ना बताते जो समझ आया कह गई, जबकि जहांगीर की मुस्कुराहट इस जेलसी पर गहरी हुई। उप्स, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे तो तुम्हें रोज कंपनी आने की जरूरत नहीं, पर एक दिन लाजमी विजिट करना। ऐसे तुम बिजी रहोगी और नायल से भी मिलती रहोगी। वो बहुत अच्छा है। जिंदगी में मोहब्बत क्या यार, दोनों में से एक होना चाहिए, वरना इंसान की जिंदगी मौत है मानिया। मोहब्बत तो नहीं मिल सकती लेकिन उसे अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकता। वो डैड की मजबूरी समझ गई, मुस्कुरा भी दी। चेहरा ऊपर करे, उनकी कॉल चूमी। मैं भी तो हूँ अब आपकी लाइफ में, अकेले नहीं हैं आप। अमाइल ने कहा है वो मुझे आपसे दूर नहीं रहने देगा। फिर आप अभी भी हैंडसम है, बताएं लड़की ढूंढूं? वो जल्दी से लाड करते करते संजीदा हुई तो जहांगीर ने से बाजुओं में महसूर करते उसका सर चूमा। हाँ, कपल तो चाहिए अपना मुझे, लेकिन अपनी नवासी के साथ। वो मिल जाएगी ना? मानिया ने बाबा की बात पर ब्लश होते उनके सीने में चेहरा छुपाया। वो खुद भी मानिया की लाज पर मुस्कुराए। अरे यहाँ तो प्यार हो रहा है, वो भी खुले आम हो रहा है, इतने क्यूट वाला। माइल की मुस्कुराती आवाज जैसे मानिया के अंदर जान सी डाल गई, जबकि जहांगीर भी ऐसी छेड़खानी पर हंसते नजर आए। हाँ, बरखुरदार बाप बेटी का प्यार सरेआम भी हो सकता है, इस पर कोई दफा नहीं लगती। आ जाओ, खुश आमदीद। वो मानिया के पास से उठते करम जोशी से जब माइल को गले लगा रहे थे तो जनाब ने अपनी हसीना को बहके अंदाज में आंख मारी। वो छुई मुई सी ब्लश कर गई। बहुत शुक्रिया अंकल, इसने तंग तो नहीं किया ना आपको? हाय मिस, कैसी हैं आप? वो बहुत ही मस्ती मूड में था, जबकि जानबूझकर मानिया की तरफ हाथ फैलाया जैसे मानिया ने क्वीन की तरह थामा। मिसेज हूँ और तंग कर भी लूँ तो क्या कर लोगे? जहांगीर से पहले ही मोहतरमा रोब जमा गई, जिस पर दोनों मोहतरमीन मुस्कुराए। अपने डैड के सामने ऐसे रोब डालकर पूछोगी तो मैं तो डर जाऊंगा मादाम। अंकल, आप देख रहे हैं मुझ मासूम को कैसे आंखें फैलाकर खौफजदा कर रही है। जहांगीर ने हंसकर माइल की साइड ली तो मुस्कुराता घूरना जारी रखती मानिया दोनों को मासूमियत और मजलूमियत से देखने लगी। नहीं भाई, मेरी बेटी को मत चढ़ाओ। इसने ऑलरेडी पूरा दिन बहुत बोरिंग बिजनेस और मार्केटिंग को स्टडी किया है। खैर बैठो तुम, मैं कहता हूँ मेड को कि खाना लिखवाएं। एक जरूरी कॉल है, मैं वो भी सुन लूं। जहांगीर ने झुककर अपने बच्चे का सर चूमते फौरन पार्टी बदली, जबकि माइल ने उनके जाते ही अपनी हसीना के साथ ही बैठे कंधे से कंधा मारते मतवज्जा किया जो उसे देखे दबा दबा मुस्कुरा रही थी। पूरा दिन मिस यू का कोई मैसेज नहीं, याद नहीं आया मैं तुम्हें, रूड बिजनेस वुमेन। अमाइल ने उसकी तरफ बैठे जानबूझकर नाक दबाया तो सांस सा रुकने पर वो उसकी तरफ बैठे हाथ अमाइल के कंधे पर जमा गई। याद आए हो, ये अलग कि तुम्हें बताया नहीं। हमेशा तुम्हें खुद से बांध कर रखा तो तुम मेरी शक्ल देख देख उकता आ जाओगे। देखो, कुछ देर की दूरी के बाद तुम कितने फ्रेश हो, एकदम चीज केक की तरह। वो ऐसे बातें बर्दाश्त ना कर सकता था, पर चीज केक पर मूड बिगड़ने से बच गया। खाना है तुम्हें? उसकी गाल पकड़ता प्यार से पूछने लगा। तुम्हें कैसे पता? वो खुशी से चहकी। तुम्हारी आंखें चीज केक कहते इसी की तरह चीजी हो गई थी। वापसी पर लेकर जाएंगे कल, लेकिन खिलाऊंगा मैं अपने तरीके से। वो मुस्कुराती मुस्कुराती आहर तक डरी। इसे हील्स उतारने वाला माइल का तरीका भी नहीं भूला था कि वो एक नया रस कैसे ले लेती। तुम कैसे खिलाओगे? मेरे फेस पर लगाकर शक करोगे? मानिया ने अपनी अकल इस्तेमाल करते यही कम से कम क्रिंज तरीका सोचा, जिस पर मायल चेहरा दूसरी तरफ करे हंसा। मानिया ने उसका चेहरा जबड़े से दबोच अपने रूबरू किया, हंसते हुए मुंह फेरकर मेरा नजारा छीन लिया। जालिम, शर्म नहीं आई तुम्हें? अब बताओ अपना तरीका, वरना डैड के पास ही रुक जाऊंगी आज, अकेले जाना फिर कर। वो थोड़ी चिड़चिड़ी हुई तो मायल ने दोनों बाजू उसके गिर्द बांधते जल्दी से उसका माथा चूमा। लम्हा लगा था मानिया की मुस्कुराहट लौटने में। उफ, एक दिन मैके क्या गुजार लिया, तुम तो जालिम बीवी में बदल गई। देखो बाज आ जाओ मानिया। रही बात अपने तरीके की तो करके दिखाऊंगा, बताने में मजा नहीं आएगा।
اول جملے تشویش سے کہے اور اختتام تک کمینی سی مسکان لیے مانیہ کے ارد گرد خطرے کا گھنٹا بجا چکا تھا۔ تم میرے مزے لوگی اب؟ اور ہنسی ہوئی۔ اور رونا نہیں، میں تو شریف پرو ہوں ڈارلنگ۔ اچھا سنو، میں بس چیز کیک کٹ کروں گا، اسے ایک منی پیس میں کاٹ کر کھا کر تمہیں کھلا دوں گا، سمپل۔ وہ جس شرافت سے بات گول کر گیا، مانیہ کی آنکھیں ڈرا ڈرا مسکرائیں۔ کھا کر مجھے کھلاؤ گے؟ یہ کیا تھا؟ وہ آئی برو چکاتے گھوری تو مائل نے اس کے بالوں میں چہرہ گھساتے کندھے پر ماتھا ٹکایا۔ مانیہ کے دل کی دھڑکن اس کے یوں کرنے پر بے ترتیب ہوئی۔ مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لینا، ابھی سے جان کر کیا کرو گی؟ Desperate husband want to do such a cringe act with you, darling. Advance sorry for my dark boldness. اس کے بالوں کو گردن اور چہرے سے ہٹائے، گال پر ایک ہلکی سی جسارت کرے پیچھے ہو کر بیٹھا، جیسے اس سے شریف تو دنیا میں دوسرا نہیں۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تم انگارے ہو؟ اس کی شرٹ کا گریبان دبوچتی دانت پر دانت جما گئی، جبکہ بس چلتا تو کاٹ کھاتی۔ تم بتا دو، سننے کو تیار ہوں۔ وہ ہنوز بہکی نظریں لیے مانیہ کو کپکپاہٹ دینے کے در پر اترا تھا کہ مانیہ نے جلدی سے ہتھیلی اس کی گستاخ آنکھوں پر جما دی۔ میری آنکھیں ڈھانپ دو گی تو میں دل سے دیکھوں گا تمہیں۔ مانیہ نے جلدی سے دوسری ہتھیلی جب اس کے سینے پر رکھی تو مائل کے خوبصورت ہونٹ ایسے پھیلے کہ مانیہ پر سرور طاری ہوا۔ اب میں ناک سے دیکھوں گا۔ مانیہ بے اختیار ہنسی۔ اب تیسرا ہاتھ نہیں تھا ورنہ ناک بھی بند کر دیتی۔ اچھا اگر میرا تیسرا ہاتھ ہوتا میں اس سے ناک بند کر دیتی تمہارا، پھر کہاں سے دیکھتے؟ مانیہ کو اس کی آنکھیں نظر نہ آنا ذرا اعتماد میں لایا، جبکہ وہ فتنہ گر آدمی ہنوز مسکرا رہا تھا۔ ان ہونٹوں سے چھو کر دیکھوں گا۔ مانیہ کے چہرے پر ہزاروں رنگ اترے، لاج، شرم، خوف کے، بھلے اس کی آنکھیں مانیہ کی ملائم ہتھیلی تلے چھپی ہوں، پر وہ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی جیسے اب تا عمر مائل کی نگاہوں میں ہی رہنے والی ہے۔ بہت ہی بے شرم ہو تم۔ وہ روایتی جملہ دہرائے دونوں ہاتھ ہٹائے اس کی گردن میں لپیٹے گلے لگی۔ امائل کو یہی جملہ سننا تھا، اسے سرور دیتا تھا مانیہ کا یہ دلنشیں الزام۔ میرا جگر گوشہ، وہ اسے بازوؤں میں نرمی سے لیتا تاکہ اسے تکلیف نہ دے، ورنہ جذبات تو بہت شدت والے تھے۔ لمحہ بلمحہ وہ اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ I miss you so much، آگے سے میں تمہیں میسج ضرور کیا کروں گی۔ وہ ذرا چہرہ پیچھے کرے اس کے چہرے کو دیکھتی مسکرائی۔ لوٹ لو کہ یوں کر کے تم مجھے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کی نڈھال آنکھیں کیسے فراموش کر دیتا۔ ایک دم فٹ، کس آن مائی آئیز۔ مانیہ نے سرور سے آنکھیں بند کی جن پر فرمائش ہوتے ہی مائل نے باری باری ہونٹوں کو رکھتے چوما۔ وہ اس نشاط کو بیان نہ کر سکی جو مائل کی آنکھیں چومنے پر اس لڑکی کے اندر تک اتر جاتا تھا۔ آگے سے تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، میں بار بار ان کو چوم لیا کروں گا۔ چلو اب دور ہو جاؤ، سریعام باپ بیٹی کا رومانس تو چل سکتا ہے، دو سول لو برڈز کا نہیں، سینسٹیو کانٹینٹ ہو جائے گا۔ اس کی شرارت پر ہنستی دور ہی ہوئی کہ ڈیڈ کو سینیا اترتا دیکھے جلدی سے مائل اور اپنے بیچ مناسب فاصلہ سمیٹ گئی، پر اپنے چہرے کے دنک رنگ کیسے چھپاتی کہ اسے عشقیہ ناز چھو گئے تھے۔ امائل کی چاہت ہونے کے رشک گلے لگا چکے تھے۔ ڈنر لگا تو وہ تینوں ڈنر ڈائننگ ہال کی طرف ساتھ بڑھے۔ جہانگیر نے کافی رچ رینج تیار کروائی تھی، سارا کھانا مانیہ کی ہیلتھ کے لحاظ سے، کیونکہ کیمو کے بیچ وہ کچھ چیزیں بالکل نہیں کھا سکتی تھی، جیسے ایکسٹرا شوگری ڈیزرٹس، فش، بنا سکن کے فروٹس، تلی ہوئی چیزیں اور ڈیری پروڈکٹس، تو اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل پہنچ چکی تھی، پھولوں کا بکٹ تھا میں، زخم بھلے معمولی ہو پر وہ نوک کے لیے اب سے بہت ٹچی تھی۔ بہت سا غصہ نو کی شرٹس پر نکالنے کے باوجود بھی وہ برہم تھی، تھوڑا ہلکا سا خفا ہونا بنتا تھا۔ نو کا زخم ذرا سا مزید گہرا ہوتا تو کڈنی کو متاثر کر دیتا، پر اللہ نے بڑے نقصان سے بچایا تھا۔ 3 دن شاور نہیں لینا آپ نے، زخم خراب ہو سکتا ہے، ویسے بھی آپ کافی صاف ستھرے ہیں۔ ڈاکٹر ماوی نے کچھ پین کلر انجیکشن دیے تھے جو ایک رات اور ایک صبح نو کو خود لگانے تھے۔ جبکہ زخم بھلے معمولی ہو پر اسکریو ڈرائیور جس بھیانک انداز میں اندر گیا اس کا درد ابھی تک نو کے خاصوں پر چھایا تھا۔ شادی شدہ والی مجبوری ہوئی تب بھی نہیں۔ ماوا نے جاتے جاتے مانی ہنسی سے جو اس درد میں ڈوبے بندے کو کہا، اس پر نو کا دل چاہا کچھ اٹھا کر دے مارے، جبکہ ڈاکٹر ماوا باہر نکلے ہی کہ پنک روز کلر کی ٹاپ اور وائٹ سلم فٹ پہن میں ہاتھوں میں اپنے جیسے ہی پھولوں کا بکٹ پکڑ کر آتی مسز نو کو دیکھتے خوش دلی سے مسکرائے۔ زخم گہرا تو نہیں ڈاکٹر ماوا؟ اور شدید پریشان تھی۔
نہیں، 3-4 دن احتیاط سے بھر جائے گا۔ وہ جب تک اسے دیکھ نہ لیتی سکون نہ پا سکتی تھی۔ تھینک یو، میں مل سکتی ہوں؟ اور شدید بےقرار تھی۔ آف کورس، گھر بھی لے کر جا سکتی ہیں۔ نعمہ نے مشکور سی نظر ڈالی اور ان کے جاتے ہی وہ ڈور کھولے اندر داخل ہوئی تو نظر بیسٹ اور پینٹ میں ملبوس نو پر گئی جو ڈرپ پوری ہونے کی وجہ سے یہاں ٹکا بیٹھا تھا۔ وہ جو برہم سی تھی، لمحہ بھر نو سے نظریں ملتے ہی فطری حیا آڑے آنے پر نظریں جھکا گئی کہ وہ اسے یوں بلیک سلیو لیس ویسٹ میں دیکھ کر نامہ کو گدگداتی شرم محسوس ہوئی، کیونکہ وہ بلا شبہ پرکشش مرد تھا جس پر کسی کی بھی نظر ٹھہر جاتی۔ تم آ گئی، آ جاؤ نا میرے پاس، آئی وانٹ یور ہگ، دیکھو لگ گئی مجھے۔ وہ بچگانہ معصومیت سے بول کر نامہ کو مسکراہٹ دینے کی کوشش میں تھا، پر جب تک نو اپنی پہلی شادی کی تفصیل نہ دے لیتا وہ غصہ رہنے والی تھی۔ دیکھ رہی ہوں، یہ آپ کے لیے۔ نعمہ نے قریب رکتے وہ پھول نو کے لیے سائڈ میز پر رکھے، جو صرف اس لیے لائی کہ وہ ان فیورٹ پنک روزز کو دیکھ کر کچھ سکون محسوس کرے، پر نو نے تو نعمہ سے نظریں تک نہ ہٹائیں۔ تھینک یو، میں آج ہی تمہاری ساری ناراضگی اور تکلیف دور کر دوں گا۔ تم شفٹ ہو گئی ولا، اپنا ضروری والا سامان لے آئی ہو؟ وہ شدید بےقرار تھا، اس حالت میں بھی بس نامہ کی پڑی تھی، اور وہ کیا بتاتی وہاں سب سامان لانے کے بعد اس نے نو کی شرٹ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ گیٹ ویل سون، زخم زیادہ گہرا تو نہیں؟ وہ ویسٹ پر بکھرا بلڈ دیکھے فوراً سے بات بدل گئی۔ تم پیار گہرا کر دینا، زخم تو معمولی ہے۔ اس کے ہاتھ کو چھونے لگا جب نامہ نے وہ نو کی پہنچ سے دور کیا۔ ناراض بیوی سے فلرٹنگ منع ہے نوتا تو خان۔ وہ اپنا ہاتھ کبھی نہ کھینچتی، پر ابھی موڈ دکھی تھا۔ ایک تو نو کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اب تو وہ بالکل ہی نڈھال لگ رہا تھا۔ ہاتھ پکڑاؤ، دیکھتا ہوں کون ہے ناراض یہاں۔ وہ ٹیک چھوڑے اس کا پیچھے کھینچا ہاتھ پکڑے، ایک ہی جھٹکے سے نامہ کو پاس بٹھا کیا، پر جس پر وہ کراہا تو نامہ نے ساری ناراضگی سائڈ کرے اپنی ہتھیلی نو کی گال سے بے اختیار جوڑی تو وہ درد بھولے نامہ کو دیکھنے لگا۔ فلو ہو رہا ہے آپ کو، بخار بھی ہے، اوپر سے یہ کیا کروا لیا؟ مجھے لگتا ہے میں آپ کے حق میں اچھی نہیں، پہلے گلے لگا کر آپ کو بیمار کر دیا، اب کس کر کے زخمی دیکھ لیں۔ وہ ہچکی سے بھرتے ہی رو پڑی، اس کی آنکھیں بری طرح برسنے لگی۔ وہ روتی بھی اتنا پیارا تھی کہ نو کا کمبخت دل اس کا بھی عاشق تھا۔ پہلے صدقہ اتارا تھا، اب تم پر واری چلا گیا میں۔ تم جب جب روتی ہو میرا دل چاہتا ہے تمہیں اور رلاؤں، کتنی واہیات سوچ ہے، پر تم روتے ہوئے غضب لگ رہی ہو۔ نو نو، میرے لیے روتی ہوئی۔ اس کے بہتے آنسوؤں کو اتنے پاس بٹھائے پہنچ رہا تھا، پر وہ اور نکلتے جا رہے تھے۔ کس سے شادی کی تھی بولے؟ یو لائک ہر، یو کس ہر، ہگ ہر، ٹیل می نو۔ اندر کا دکھ تو یہ تھا جو مختلف وجہ لیے باہر نکل رہا تھا۔ جبکہ نو نے نامہ کو پہلی بار جیلس دیکھے، دل کی دھڑکنیں بکھرتی محسوس کی۔ نہ تو کبھی کس کی، نہ ہگ۔ نامہ نے گہرا سانس لیتے آنکھیں رگڑی۔ تو اتنے سال کیا کرتے رہے؟ وہ گھور کر پوچھنے لگی، جو تھکن ہیز مسکرا رہا تھا۔ لڑتے رہے، ایک دوسرے کا خون جلاتے رہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہے۔ تم جو کچھ سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں تھا۔ ایون ہمارا تو نکاح بھی نان رجسٹر رہا۔ میں گھر چل کر سب بتاتا ہوں، بٹ تم اس جلن میں روئی کہ مزہ تھے کیا مجھے؟ نعمہ نے جلدی سے منہ پھیرا۔ میں نہ تو جلی نہ روئی، سنا آپ نے؟ نعمہ نے رخ بدلتے نظریں تک اس سے ہٹا لی۔ شاید نان رجسٹر نکاح کا سن کر نعمہ کو عجیب سا حوصلہ ملا تھا۔ جی سن لیا، تم سپا گئی؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گال پر رکھے اپنی طرف موڑے بنا پوچھا، تو نعمہ نے حفیف سے سر ہلایا۔ وہ یوں منہ پھیر کر بیٹھی خود کو اب جتنا بھی چھپا لیتی سب کچھ ظاہر کر بیٹھی تھی۔ تھکن اتری اس سے، اور تم سوئی تھی؟ وہ اس پر نفی میں سر ہلا گئی، جس پر نو نے اب کی بار اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جنہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست کرے سرخ کرنے پر لگی تھی۔ نو نے اس کا ایک ہاتھ دوسرے سے آزاد کرتے اپنے ہاتھ میں دباتے اس فضول ظلم سے منع کیا۔ گھر چلیں؟ نعمہ نے کچھ دیر تو اس کی خاموشی سہ لی، لیکن پھر خود ہی گھبراتے بولی۔ آج پہلی بار نعمہ کو ایسی جلدی میں دیکھتے نو کو عجیب سی مسرت نے گھیرا۔ ڈاکٹر ماوا یہ ڈرپ لگا کر گئے ہیں، بلڈ کافی ضائع ہوا ہے، اگر کہو تو میں اسے اتار دوں۔ نو نے اپنی ہاتھ کی پشت کی طرف اشارہ کیا اور وہ نوزل اتار بھی دیتا اگر بروقت نعمہ اس کی طرف ہو کر بیٹھے اس بے وقوفی سے نہ روکتی۔ وہ آنکھیں نکالتی نو کو پیاری لگتی تھی۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ میرا مطلب تھا اس کے بعد۔ نعمہ نے اس کے ہاتھ کو احتیاط سے تھاما اور نون نے دوسرے ہاتھ سے نعمہ کی گال کھینچی۔ وہ چکی نظریں پھر سے اٹھی، ان میں اداسی کا پورا جہاں قید تھا۔ کم ہیئر، نور نے اس کو بازو کھولتے پکارا تو ان آنکھوں کی اداسی دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح آنسو سنبھالے نفی میں سر ہلائے آنکھیں چرانے لگی۔ چوائس نہیں مانگی تم سے، اٹس این آرڈر۔
नामा ने उसकी सराहत पर बेबस होते उसकी बाजुओं में सिमट कर दर्द करती आंखें जोर से मींच ली। वो जैसे अपने वजूद में बसाए दवा मिलने के आराम से ज्यादा पुरसुकून दिखाई दिया। मैं जेलस भी हुई और रोई भी। ये मेरा सीक्रेट है। और शख्स से आसूदगी पाते ही इकरार कर बैठी। और उसे क्या पता उसके इकरार नुअदा दुकान पर क़यामत बनकर ढल जाते थे। मैं डर गया था तुम मुझसे दूर हो जाओगी। कि मेरा सीक्रेट है। नामा ने चेहरा सामने करते नू की मुरझाई आंखें सोजो दर्द से देखी। मुझे आपके साथ तमाम घबराहट और झिझक के अच्छा लगता है, सेफ फील होता है। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आपको दोबारा ऐसा न लगे कि मैं आपसे दूर हो गई। नामा इस पर जरा सा झुकी, एक हाथ उसकी बैग तक ले जाकर रखती, दूसरी ठंडी हथेली उसके रुखसार पर सहलाती बोली, जिस पर उन्होंने अपना मजबूत हाथ जमाते नामा को अपने करीब करते उसका माथा चूमा, उसके अंदर तक सुकून मुंतकिल करते ही दूर हुआ। तुम ही मेरी प्रॉपर पहली और आखिरी बीवी हो, जिसके साथ निकाह मैंने तब किया जब मेरे दिल की बस हो गई नामा सुल्तान। ये दिल वाला फसाना फिर सही, लेकिन तुमसे निकाह अव्वल दिन ही हर तरह रजिस्टर करवाया, तुम्हारे बच निकलने का हर रास्ता बंद कर दिया। ये इसलिए बता रहा हूँ कि दोबारा जलने या रोने की जरूरत नहीं तुम्हें। नामा की आंखें एकदम ही दर्द से आजाद हो गईं। वो जानता था नामा अपनी फीलिंग्स बताते डरती है, तभी वो उसे अपने भी उतने ही जज्बात बता रहा था जो नामा को इत्मीनान देते कि वो नूह की तरफ कदम बढ़ाती, वो भी बिना किसी ज़बरदस्ती। मैं कभी कभी बच्चों जैसा बिहेव कर देती हूँ। आई एम सॉरी, मतलब वो जो आपके जख्मी होने को अपनी किससे रिलेट कर बैठी है, स्टूपिड नेगेटिविटी। वो नजरें से झुका गई। नूह ने इसे फिर से बाजुओं में बेंसा लिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसके बाद मुझे तुम्हें जोर से गले लगाने की जरूरत होगी। नामा के पूरे वजूद में जैसे इस फरमाइश पर फूल से खिले। हया की ज्यादती से वो ब्लश करती नजर आई, पर नूह से छुप कर। आपने इस फीवर और फ्लू का क्यों नहीं करवाया अभी तक कुछ? आपकी सांस तक भारी हो रही है। नामा जल्दी से रूबरू हुई तो आंखें परेशान सी हुई, जबकि नूह की नाक रेड सी हो रही थी। मेडिसिन ली थी शाम में। ये असर देर से कर रही है, शायद मेरी तबीयत इस बार कोई और दवा चाह रही हो। वो नामा की परेशानी को गहरी निगाहों की आंच से रहम तलबी में बदल गया। इतना तो वो इन हिजल आंखों की तलब से समझ ही गई कि वो शख्स उसके वजूद की राहत चाहता है। मुझे नहीं पता दवा कैसे बन सकती हूँ, पर मैं आपके पास रहूंगी। वो कंफ्यूज उदास एक साथ हुई। उफ, ये बहुत देर बाद तू का मुस्कुराना नामा की जान पर बना। ऐसे ही तो दवा बनते हैं। और तुम्हें तुम्हारे बाबा अक्सर बताते रहते होंगे कि तुम सिर्फ दवा नहीं शफा के लेवल तक पहुंच जाती हो। मेरे केस में शिफा से भी एक आगे का दर्जा आता है तुम्हारी वजह से। नामा का दिल शिद्दत से धड़का। वो दम सादे इस लेवल को जानना चाहती थी। अब तुम पूछोगी कौन सा? वो पुरस्कार मुस्कुराते बोला तो नामा ने जल्दी से सर हिलाया। जब इस लेवल तक पहुंचाओगी फिर बताऊंगा। बाय द वे, तुमने पिंक फूल क्यों चुने? वो बात बदल गया कि ये माहौल हद से ज्यादा जज्बात बयान करने को नामुनासिब था। बात होते होते बढ़ती महसूस हो रही थी, क्योंकि वो दो आंखों से भी एक दूसरे को छू रहे थे। इसलिए कि मुझे लगा आपके फेवरेट है। आपने रूम को भी फर्स्ट नाइट पिंक रोजेस से ही सजवाया था, और शायद आपका हार्ट भी पिंक है। नामा की पुरसुकून वजाहत पर नू ने फूलों को देखते स्माइल दी और एक पिंक रोज बुके से निकाल कर उसकी टहनी तोड़ दी। नहीं, हार्ट तो पर्पल है, बस तुम्हें देखते पिंक हो जाता है। नू ने वो फूल नामा के बालों में लगाया, जो नामा ने हल्के से टाई किए थे। फूली ने अटकी बंदी लटों की वजह से फिसलने से बचकर नामा के कान के पीछे सज उठा। आपको कैसे बताऊं, आप इस वक्त इतने पुरसुकून मेरा दिल ठंडा कर रहे हैं। इतने रंग हैं कि मैं इनको गिन भी नहीं सकती। नो, आपका मुझे बस नजर भर कर देखना मेरे अंदर की हर जंग रोक देता है। मैं बहुत ज्यादा हर्ट थी, बट अभी आई फील मेरे सिवा आपके आगे कुछ नहीं। वो अंदाज जिस तरह मुझे देखते हैं, काश मैं कह पाऊँ, ये दीवाना करता है। वो अपने बालों में पहली बार फूल लटकाने पर खुश थी, लेकिन दर हकीकत वो नू की वजह से सुकून में थी। दोनों के पास इस वक्त एक दूसरे को देखते रहने के लिए फुर्सतें ही फुर्सतें थी। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको एपिसोड? नेक्स्ट एपिसोड में दिशा की हकीकत बता देगा नो नामा को, लेकिन किस तरीके से बताएगा ये थोड़ा रोमांटिक सा है। तो अगली एपिसोड दोनों कपल्स की स्पेशल दे रही हूँ मैं, बीच बीच में स्पेशल देती हूँ ताकि आप लोगों को एक डिफरेंट टाइप का रोमांस पढ़ने को मिले। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मिलते हैं उसमें। अच्छा सा रिव्यू और तबसरा देते जाइएगा, लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।